वेलकम स्टूडेंट्स। इस व्याख्यान में आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम एंट्रोपी के आधार पर समझाना। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हम जानते हैं कि इसमें दो कथन हैं, केल्विन प्लांक और क्लॉसियस का कथन। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है वो बताता है ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या होगी और एक सतत परपेचुअल कार्य करना असंभव होता है। तो प्रश्न है कि निकाय की एंट्रोपी के आधार पर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम समझाइए एवं सिद्ध कीजिए कि एंट्रोपी प्रतिबंध डेल्टा एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अर्थात इंटीग्रल और क्लोज्ड पाथ dq by t कैपिटल T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में केल्विन प्लांक व क्लॉसियस के ऊष्मागतिकी के दोनों कथन निहित हैं। तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। माना SI और SF किसी तंत्र बंद निकाय की प्रारंभिक और अंतिम एंट्रोपी की अवस्था है और इस प्रकार से कुल एंट्रोपी परिवर्तन हो जाता है डेल्टा S इज इक्वल टू SF माइनस SI, जिसको इंटीग्रल रूप में लिख सकते हैं I to F dq by t। यह समीकरण केवल उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए सही है, क्योंकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ये जो है इक्वलिटी होल्ड नहीं कर सकती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि I व F अवस्थाएं परस्पर सन्निकट हैं तब ds इज इक्वल टू dq बाय t या dq इज इक्वल टू t ds। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का एक स्वरूप है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के ऊर्जा अंतरण की दिशा को बताता है, जैसा कि हमने पूर्व में समझा था कि जो चेंज है थर्मल चेंज उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये बताता है। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन संबंध की सहायता से ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को एंट्रोपी के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि वास्तविक प्रक्रमों में एंट्रोपी केवल बढ़ती है समग्र रूप में, अतः एंट्रोपी के पदों में द्वितीय नियम की व्याख्या की जा सकती है। तो एंट्रोपी की टर्म्स में सेकंड लॉ का ये स्टेटमेंट है कि प्रकृति में प्रत्येक प्रक्रम उस दिशा में होता है कि जहां एंट्रोपी निकाय एवं उसके परिवेश की, यानी यूं भी कह सकते हैं कि प्रकृति में प्रत्येक प्रक्रम उस दिशा में होता है कि निकाय एवं उसके परिवेश की एंट्रोपी बढ़ती है। आदर्श उत्क्रमणीय प्रक्रम की स्थिति में निकाय एवं परिवेश की संयुक्त एंट्रोपी नियत रहती है। यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो निकाय और उसकी जो सराउंडिंग है, परिवेश है, उसकी संयुक्त एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। और इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी बढ़ती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंट्रोपी के आधार पर केल्विन प्लांक एवं क्लॉसियस के कथन को समझाइए। हम जानते हैं कि
ऊष्मागतिकी का केल्विन सेकंड द्वितीय नियम का केल्विन कथन जो है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम केल्विन कथन के अनुसार ऐसा संपूर्ण ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जिसमें कि कार्यकारी पदार्थ स्रोत से प्राप्त संपूर्ण ऊष्मा Q को नियत ताप T पर उपयोगी कार्य में परिवर्तित कर दे एवं कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित बना कि संपूर्ण ऊष्मा को नियत ताप T पर उपयोगी कार्य में परिवर्तित कर दे और सिंक में कुछ भी ऊष्मा ट्रांसफर न करनी हो, ऐसा संभव नहीं है। और कार्यकारी पदार्थ भी अप्रभावित बना रहे। The working substance remains unchanged. यदि ऐसा होता, अब इसकी व्याख्या एंट्रोपी के आधार पर करते हैं। यदि ऐसा होता, संभव होता, तो स्रोत की एंट्रोपी Q/T मात्रा से कम हो जाती, क्योंकि Q जो है वो उपयोगी कार्य में बदल गई और यहाँ पर जो कार्यकारी पदार्थ है वो अप्रभावित बना रहता है। अतएव निकाय एवं परिवेश की कुल एंट्रोपी में कमी होती है, परंतु निकाय एवं परिवेश की कुल एंट्रोपी में वृद्धि होनी चाहिए नियमानुसार। अतः या तो वृद्धि हो या फिर एक समान बनी रहे। अतः केल्विन प्लांक का कथन सही है। कार्यकारी पदार्थ की पूर्णता पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में, चक्र की पूर्णता पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर जो केल्विन प्लांक का कथन है, ये हमने देखा कि केल्विन प्लांक का कथन कि इसमें संपूर्ण ऊष्मा Q को नियत ताप पर उपयोगी कार्य में जितनी ऊष्मा ली थी वो सारी की सारी उपयोगी कार्य में परिवर्तित हो गई, सिंक से स्रोत से ली हुई ऊष्मा। तो जो है, यदि ऐसा है तो स्रोत की एंट्रोपी Q/T मात्रा कम हो जाती और कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित बना हुआ है, तो Q/T से कम हो जाती है, लेकिन एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। तो इसलिए ये संभव नहीं। तो it justifies Kelvin Planck statement. दूसरा देखें क्लॉसियस कथन, ऐसा संपूर्ण शीतलक बनाना असंभव है जिसमें कार्यकारी पदार्थ ताप T पर ठंडी वस्तु से ऊष्मा Q ग्रहण करके ताप T1 पर गर्म वस्तु को स्थानांतरित कर दे बिना बाह्य कारक के ऊष्मा ग्रहण किए। एक्सटर्नल एजेंसी कोई ऊष्मा ग्रहण नहीं करे और जो निम्न ताप T2 पर ठंडी वस्तु से ऊष्मा Q को ग्रहण करे और उच्च ताप T1 पर गर्म वस्तु को स्थानांतरित कर दे और बाहर से कोई कार्य भी नहीं करना हो। यदि ऐसा शीतलक बनाना संभव होता तो शीतलक ताप T2 पर ठंडी वस्तु से ऊष्मा Q लेकर ताप T1 पर गर्म वस्तु को स्थानांतरित कर सकता और इसलिए जो ठंडी वस्तु है उसकी एंट्रोपी हो जाती
Q बाय क्योंकि Q ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और ठंडी वस्तु से T1 ताप पर लिया और गर्म वस्तु को स्थानांतरित कर रहा है T2 पर। T1 ताप पर ठंडी वस्तु से लिया, तो ठंडी वस्तु की एंट्रोपी हो गई परिभाषा से Q बाई T2 और ये इस मात्रा से कम हो जाती है, जबकि गर्म वस्तु की एंट्रोपी Q बाई T1 से बढ़ जाती है। तो एक की कम हुई और एक की बढ़ी, तो इस प्रोसेस में निकाय की कुल एंट्रोपी कितनी हो जाती है? कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी अपरिवर्तित रहती है क्योंकि चक्र की पूर्णता पर यह अपरिवर्तित रहता है। निकाय एवं परिवेश की संयुक्त एंट्रोपी में कमी हो जाती है यदि तो एंट्रोपी नियम का उल्लंघन होता है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि बढ़ रही है या घट रही है। पुनः किसी आदर्श शीतलक में कार्यकारी पदार्थ ठंडी वस्तु से ऊष्मा Q लेकर ताप T1 पर गर्म वस्तु को देता है, इसलिए ठंडी की हो गई माइनस Q बाय T2 कम हो रही, गर्म वस्तु की Q बाय T1, संयुक्त एंट्रोपी S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। तो कुल कमी कितनी हो गई? Q बाय T2 माइनस Q बाय T1 वस्तु और, अतः क्लॉसियस का कथन, इसका मतलब ये हुआ कि रेफ्रिजरेटर में जो है नहीं है। यदि शीतलक बनाना संभव, जो शीतलक ताप T2 पर ठंडी वस्तु से ऊष्मा Q लेकर, तो ठंडी वस्तु की एंट्रोपी में कमी हो गई और गर्म वस्तु की एंट्रोपी में वृद्धि हो गई और कुल एंट्रोपी जो है वो कमी हो जाएगी Q बाई T2 माइनस Q बाय T1 की कमी हो जाती है। इसलिए और यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित रहता है। तो इस प्रकार से एंट्रोपी नियम का उल्लंघन होता है। यहाँ पर क्लॉसियस का कथन भी सही है एंट्रोपी की टर्म्स में, और केल्विन का कथन भी सही है एंट्रोपी की टर्म्स। तो ये आप देखें, इस पे न्यूमेरिकल्स करें और अगले व्याख्यान में पुनः मुलाकात करते हैं।